हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी फ्रॉम बेसिक्स। अब तक हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 4 लेक्चर्स पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने सेल को इंट्रोडक्शन से पढ़ा था, सेल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। और हमने सेल की डिस्कवरी देखी, हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इतना सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनल्स को। कल के लेक्चर में हमने ऑर्गेनल्स पढ़ा भी था, हमने सेल ऑर्गेनल्स का इंट्रोडक्शन लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कवर कर चुके हैं, हम सेल वॉल कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमने साइटोप्लाज्म तक कल कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनल, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। न्यूक्लियस भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है दैट कंट्रोल्स ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है एंड ये जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। एंड इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज अ सेल एंड इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी होती है वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, व्हिच इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है containing the cell's genetic material. ये सेल का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। It is a double membrane bound organelle and function as the control center for gene expression and cell division. And ये काम करता है as a control center for gene expression and cell division. जितनी भी cellular activities हैं, चाहे वो gene expression हो, चाहे वो cellular division हो, ठीक है, या ट्रांसफर हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, जो भी जितने भी सेलुलर फंक्शन हो वो कौन परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस परफॉर्म कर रहा है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन ऑर्किड सेल। ऑर्किड सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफाइड लेटर बाय फ्रेडरिक मिशर कॉल्ड न्यूक्लिन फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ द पास्ट सेल, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड सेल में से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उससे फ्रेडरिक मिशर आए, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई किया था फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पास्ट सेल। पास्ट सेल की न्यूक्लियाई से उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए आरएनए को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पास्ट सेल। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये सारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, तो जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाती है वो लूज कर देती है अपना न्यूक्लियस, ताकि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को भी अपने साथ कैरी करके ले जा सके। इसीलिए जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज यूजुअली सिंगल पर सेल, ठीक है। न्यूक्लियस पर सेल में हमेशा सिंगल ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल आल्सो एग्जिस्ट। मेनली जो अगर जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उनमें सब में एक ही सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट देयर आर सेल्स जिनमें मल्टी न्यूक्लियस भी इस तरीके से प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोक्लास्ट एंड मसल फाइबर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस में ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इसी से एंट्री एंड एग्जिट होती है मटेरियल्स की आउटसाइड दी एंड एंट्री होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो दिस इज दी, ये जो रॉड शेप इस तरीके से फाइबर्स नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं क्रोमैटिन, दीज आर क्रोमैटिन, ठीक है। नेक्स्ट इज जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होती है व्हिच इज एन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉल सर्कुलर राउंड होता है इस तरीके से जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो हमने पार्ट पढ़ा है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लोजिंग द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है जो कि न्यूक्लियस को इंक्लोज कर रहा है, ठीक है। सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है एंड ये न्यूक्लियस को अपने अंदर कवर कर रहा है, ये न्यूक्लियस को इंक्लोज कर रहा है। इट इज सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को आपस में सेपरेट कर रहा है। सो दिस इज अ न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच इज अ डबल मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे सपोज दिस इज अ सेल
एंड यहाँ पे न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन है एंड इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ एंड यहाँ पे है पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से, ताकि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिक्स ना हो पाए। इसीलिए ये न्यूक्लियर एनवेलप एक कवरिंग की तरह काम करती है जो न्यूक्लियस को इनक्लोज कर रही है एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड ये न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करती है फ्रॉम साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियर पोर। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ओपनिंग फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियर पोर जो है ये एक कॉम्प्लेक्स ओपनिंग होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन के ट्रांसफर के लिए या उसके ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूक्लियर पोर जो है ये एक कॉम्प्लेक्स ओपनिंग होती है। ठीक है, ये दिस इज सपोज अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं और इसी में से जो भी ट्रांसपोर्ट होना होता है आरएनए एंड प्रोटीन को वो आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm is a gel-like matrix with ions, RNA, enzymes, nucleotide and nucleocomponents. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जेल लाइक मैट्रिक्स है जिसमें आयंस, आरएनए, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड एंड जितने भी न्यूक्लियो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इट कंटेन्स क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस। इसकी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। हियर डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन भी अकर करता है। तो दिस इज अ सेल। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, इस तरीके से जो इसका जेल लाइक मैट्रिक्स है, दिस इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपका आरएनए भी प्रेजेंट है, आपका डीएनए भी प्रेजेंट है, जो भी आपके क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट है, इसी के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, यहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन भी अकर कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट है इसी तरीके से। ठीक है, तो जितनी भी न्यूक्लियो कंपोनेंट्स है, चाहे वो आयंस हो, आरएनए हो, एंजाइम्स हो, न्यूक्लियोटाइड्स हो, क्रोमैटिन हो, न्यूक्लियोलस हो, वो सब कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है और यहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन भी अकर करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, site of RNA synthesis and ribosome assembly present inside the nucleus. न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस कैसा स्ट्रक्चर है? एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये ऐसी साइट होती है जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस अकर करता है एंड यहाँ पे राइबोसोम असेंबली भी प्रेजेंट होती है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस एंड इसी के अंदर आपका न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा व्हिच इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर एज न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियोलस के ही अंदर आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, राइबोसोम की असेंबली प्रेजेंट है inside the nucleus. Next is the chromatin. Chromatin is a complex of DNA and protein histone, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। तो क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स है डीएनए एंड प्रोटीन का। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन को अगर आप मिला दो तो जो चीज बनेगी उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट पैकेजेस लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इनटू डेंस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकेरियोटिक सेल। तो क्रोमैटिन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स है डीएनए का एंड प्रोटीन का जो पैकेज करता है लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल को एक बहुत ही डेंस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन है ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स डीएनए एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से डीएनए एंड प्रोटीन का ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये इस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है कि ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, इसके अंदर ये डेंसली कॉम्पैक्ट हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर ये फिट हो जाता है इन द यूकेरियोटिक सेल। इट प्रिवेंट्स डीएनए डैमेज। ये न्यूक्लियोलस जो है ये क्या प्रिवेंट करता है? डीएनए को बचाता है डैमेज से। प्रिवेंट डीएनए डैमेज, हेल्प डीएनए फिट इनटू द न्यूक्लियस, और ये हेल्प करता है डीएनए को कि वो आसानी से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए। इट रेगुलेट्स वाइटल प्रोसेसेस लाइक जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ये जितने भी वाइटल प्रोसेसेस हैं, जीन एक्सप्रेशन, रेप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेसेस कौन रेप्लिकेट कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है क्रोमैटिन कर रहा है। क्रोमैटिन लुक्स लाइक अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह लगता है। सपोज दिस इज अ बीड, इस तरीके से बीड प्रेजेंट है ऐसे एंड ये स्ट्रिंग है। इसी तरीके से जो क्रोमैटिन फाइबर है अगर हम माइक्रोस्कोप में इसको देखें तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह ये नजर आता है। द स्ट्रिंग इज द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। जो स्ट्रिंग है वो किसकी स्ट्रैंड है? ये डीएनए की स्ट्रैंड है एंड जो बीड है वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड क्या है? ये स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है, एंड ये जो सर्कल सर्कल हमें बीड्स नजर आ रही है इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह बिल्कुल नजर आता है। ये जो सर्कल सर्कल है, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम, दिस इज द इनलार्ज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड ये जो स्ट्रिंग की तरह नजर आ रही है, दिस इज अ डीएनए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन व्हिच अपीयर्स एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है कि हमारे पास एक हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट होती है।
हिस्टोन दिस इज जो ये सर्कल में नजर आ रही है, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन है एक तरीके की, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, इसमें H3 है, H2B है, H2A है एंड H4 है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे लिंकर डीएनए भी प्रेजेंट है जिसको हम H1 डीएनए भी कहते हैं, ठीक है, H1 कहते हैं। एंड ये जो हमारे पास पतला सा ये जो स्ट्रिंग नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। और इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। जब डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप हो जाता है कॉम्पैक्टली और डेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एंड यही न्यूक्लियोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉम्पैक्टली फिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। कितने टाइप के क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं? सो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होते हैं दे आर लूजली पैक्ड, ये काफी लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव फंक्शनिंग जीन्स दैट आर बीइंग ट्रांसक्राइब, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ये ऐसे जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन करके ये क्या बनाएंगी? डीएनए से आरएनए बनाएंगी, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगी। तो ऐसे क्रोमैटिन जो कि लूजली पैक्ड है, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, यानी कि वो डीएनए से आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बना लेंगे। सो वो कौन से क्रोमैटिन होते हैं? वो होते हैं यूक्रोमैटिन। देयर एज हेटेरोक्रोमैटिन जो होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड एंड डेंस। हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड होते हैं और डेंस होते हैं। इनमें इनएक्टिव जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है, यानी कि ये डीएनए से आरएनए नहीं बनाएंगे और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगी। सो हेटेरोक्रोमैटिन जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन जो बेसिक प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन जो है ये बेसिक प्रोटीन होती है जो लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होती है। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। डीएनए जो है ये रैप होता है हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ताकि वो क्या फॉर्म कर सके? न्यूक्लियोसोम फॉर्म कर सके, ठीक है। कोर हिस्टोन प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है दैट इज H2A, H2B, H3, H4 प्रेजेंट है। एंड एक इसमें लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। दिस इज द H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हमने आगे डिस्कस कर लिया है। Now let's understand the another organelle, most important organelle, that is mitochondria. Mitochondria are a double membrane bound semi-autonomous organelle found in eukaryotic cell. Mitochondria भी कैसा organelle है? Double membranous organelle है। ये semi autonomous है। ये एक नया वर्ड आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। दैट मीन्स कि इसके पास खुद का डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन, हेंस नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों? क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन कराता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दैट इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria was first observed by Richard Altman in 1890 and named bioblast. तो फर्स्ट टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया को जिसने ऑब्जर्व किया था वो थे रिचार्ड आल्टमैन इन 1890 एंड इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। सो रिचार्ड आल्टमैन ने 1890 में बायोब्लास्ट नाम के एक ऑर्गेनल को डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था। अब तक माइटोकॉन्ड्रिया का नेम नहीं पड़ा था, उसको उन्होंने कहा कि ये बायोब्लास्ट है। जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कार्ल बेंडा ने कॉइन किया था। रिचार्ड आल्टमैन ने क्या कॉइन किया था? बायोब्लास्ट, वेयर कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कॉइन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी को छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया हर एक यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अबंडेंट इन एनर्जी डिमांडिंग सेल्स। जितनी भी एनर्जी अबंडेंट सेल्स हैं, ठीक है, जितनी भी एनर्जी डिमांडिंग सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। जैसे कि मसल सेल्स है, लीवर सेल है, स्पर्म है, किडनी, न्यूरॉन सेल्स, ये एनर्जी डिमांडिंग जितनी भी सेल्स हैं इनमें अबंडेंटली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज विद द सेल टाइप, ठीक है, जितनी तरीके के सेल टाइप है उनमें अलग अलग नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो सेल टाइप के हिसाब से जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया को वो वेरी करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल लीवर सेल हैज 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो पीएच है माइटोकॉन्ड्रिया का इट इज अराउंड 7.8 which is slightly alkaline. Now let's understand the structure of mitochondria. So mitochondria में एक outer membrane present होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन का एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है एंड ये पोरिन प्रोटीन्स भी कंटेन करती है जो चैनल फॉर्म करती है, ठीक है। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स की एंट्री एंड एग्जिट के लिए इसमें पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो चैनल फॉर्म करती हैं, ये स्मूथ स्ट्रक्चर थी उसमें।
Second is the inner membrane. Inner membrane is highly folded into cristae to increase surface area. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर स्ट्रक्चर है, so this is the structure of माइटोकॉन्ड्रिया. इस तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पे इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो हाईली फोल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और यही जो फोल्डिंग प्रेजेंट होती है इसी को हम कहते हैं कि ये क्रिस्टे है. ठीक है, क्या है ये? क्रिस्टे प्रेजेंट है, और यही क्रिस्टे जो होते हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. इम्परमिएबल टू आयंस. इनर मेम्ब्रेन जो है वो आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है. इट कंटेन्स ईटीसी कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन चेन कॉम्प्लेक्स कंटेन करती है, 1 to 4 एंड एटीपी सिंथेस जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं. प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन. जो भी प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो सब कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही फॉर्म होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इट कंटेन्स एंजाइम फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या प्रेजेंट है? जो भी एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, वो सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं. इट इज अ साइट ऑफ प्रोटॉन एक्यूमुलेशन. यही एक साइट होती है जहाँ पे जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. In oxidative phosphorylation, proton flows from intermembrane space to matrix. अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे जो प्रोटॉन्स होते हैं ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फ्लो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स. इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज सेमी ऑटोनोमस इन नेचर. इट कंटेन्स 70S राइबोसोम्स. इट आल्सो कंटेन्स फॉर क्रेब साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म. तो जो क्रेब साइकिल है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म जैसे फंक्शन कहाँ टेक प्लेस हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड ये जो इस तरीके से ये फोल्डिंग्स बनी हुई है इनको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. अब इनर मेम्ब्रेन में ये जो फोल्डिंग्स दी हुई है इनको हम कहते हैं क्रिस्टे. ठीक है, इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस है. इसमें राइबोसोम्स भी खुद के प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है इसी को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, ये दिस इज द स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है. फॉर एग्जांपल एटीपी सिंथेसिस में. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, तो एटीपी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, एपोप्टोसिस जैसे फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया प्ले करता है. फीचर्स. पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. ठीक है, एटीपी सिंथेसिस कराता है. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है माइटोकॉन्ड्रिया. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है काफी ज्यादा सेलेक्टिव होती है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस इन नेचर क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स होता है. ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है एंड इट शोज मैटरनल इनहेरिटेंस भी ये शो करता है. तो आज का के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.